हेलो टू ऑल, आई वेलकम अगेन टू दिस पर्टिकुलर सेशन जहाँ पे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर करेंगे इन द कंटिन्यूएशन ऑफ व्हाट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन द लास्ट सेशन विच इज़ रिलेटेड टू द मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। और ये हमेशा से न्यूज़ में रहता है। इनफैक्ट कल ही अगेन मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के ऊपर हिंदू में आपका एक न्यूज़ आया था। तो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी काफ़ी इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा रेलेवेंट हो जाता है, बोथ फ्रॉम द प्रीलिम्स एंड द मेंस एस्पेक्ट। तो कल हमने थोड़ा सा बेसिक्स के बारे में बात किया था कि व्हाट एग्जैक्टली इज मॉनेटरी पॉलिसी। तो मॉनेटरी पॉलिसी हमने देखा था, इट इज़ अ पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी एक ऐसा पॉलिसी है जो कौन डिसाइड करता है? मॉनेटरी अथॉरिटी of any country. And who is the monetary authority of any country? It is the central bank of that country, which is RBI in this case, in our case. What it does, what do you mean then by monetary policy? It is a policy which the monetary authority decides as to how much money has to be supplied in the economy. कितने इकोनॉमी में पैसे को डालना है, बिकॉज नया पैसा छाप कर इकोनॉमी में डालता है, वो कौन डालता है? वो सरकार नहीं डालती है, वो केवल पावर आरबीआई के पास है। सरकार जो भी पैसे डालती है इकोनॉमी में, वो या तो आपके टैक्स का कलेक्शन का डालती है पैसा, या तो वो उधार लेती है, या तो वो लोन लेती है फ्रॉम द पीपल। और वो लेता कौन है सरकार के बिहाफ पे? आरबीआई। ठीक है, तो आरबीआई के पास केवल अथॉरिटी है टू प्रिंट न्यू मनी एंड टू सप्लाई दोज मनी इनटू द इकोनॉमी। गवर्नमेंट के पास कोई भी ऐसा अथॉरिटी नहीं है। पहले हुआ करता था, अब ऐसा कोई भी गवर्नमेंट के पास पावर नहीं है कि गवर्नमेंट अपना नया पैसा डाल सकता है इकोनॉमी में। गवर्नमेंट केवल वही पैसा डाल सकता है जो उसके पास टैक्स से आया हो कलेक्शन, या नहीं तो गवर्नमेंट जो है वो आप लोगों से उधार ले सकता है और वो पैसा फिर वो इकोनॉमी में डाल सकता है। तो मॉनेटरी पॉलिसी इज बेसिकली अ पॉलिसी विच इज डिसाइडेड बाय द मॉनेटरी अथॉरिटी एज टू हाउ मच द मनी हैज टू बी सप्लाइड इन द इकोनॉमी। अब कितना पैसा इकोनॉमी में डालना है, उसके बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर जो मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी जो मॉनेटरी पॉलिसी के लिए होता है, दैट इज टू मैनेज इन्फ्लेशन एंड टू एंश्योर ग्रोथ। तो मॉनेटरी पॉलिसी के बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, है ना, कि कितना पैसा आपको इकोनॉमी में डालना है, उसको क्यों, मतलब कौन डिसाइड करता है कितना पैसा डालना है? जीडीपी का ग्रोथ रेट, इन्फ्लेशन, करंट अकाउंट डेफिसिट, करेंसी का डेप्रिसिएशन, एप्रिसिएशन। सो बहुत सारे मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो डिसाइड करते हैं कि कितना पैसा इकोनॉमी में डालना जरूरी। लेकिन अगर इसमें सबसे इंपॉर्टेंट दो टर्म्स की बात करें जो डिसाइड करता है कि मॉनेटरी अथॉरिटी कितना पैसा डालेगी, इट इज द इन्फ्लेशन एंड द ग्रोथ। इन्फ्लेशन एक पर्टिकुलर लेवल के अंदर रहना चाहिए और ग्रोथ दैट इज मेजर्ड बाय जीडीपी वो भी एक पर्टिकुलर लेवल पे होना चाहिए। अगर ये दोनों कंट्रोल्ड वे में है तो दैट इज द सक्सेस ऑफ अ मॉनेटरी पॉलिसी। ठीक है, सो मॉनेटरी पॉलिसी का सक्सेस डिपेंड करता है कि क्या आप इन्फ्लेशन को एक पर्टिकुलर लेवल में रखो और साथ ही साथ ये इंश्योर करो कि जीडीपी आपका काफी अच्छे रेट से ग्रो कर रहा है। तो उस केस में हम लोग कहेंगे कि मॉनेटरी पॉलिसी हैज बीन एबल टू फुलफिल इट्स आउटकम। ठीक है, बिकॉज अगर मान लो मॉनेटरी अथॉरिटी आरबीआई बहुत ज्यादा पैसा डाल दे इकोनॉमी में, तो लोगों के पास एक्स्ट्रा पैसा आ जाएगा। लोगों के पास एक्स्ट्रा पैसा आ जाएगा तो लोग डिमांड ज्यादा करेंगे। लोग ज्यादा डिमांड करेंगे तो हो सकता है उतना सप्लाई ना हो, तो डिमांड सप्लाई की मिसमैच की वजह से क्या हो जाएगा? इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा। और अगर मान लो मॉनेटरी अथॉरिटी बहुत कम पैसा डाले इकोनॉमी में, तो अगर बहुत कम पैसा डाले या महंगा कर दे आपके लिए लोन लेना, महंगा कर दे, आपके पास पैसे की अवेलेबिलिटी कम कर दे, तो क्या आप बिजनेस कर पाओगे? फॉर एग्जाम्पल, मुझे एक इंडस्ट्री खोलना था, पहले मुझे 5% पे पैसा मिल जाता, अब आरबीआई ने कह दिया कि नहीं, पैसे का सप्लाई हम कम कर रहे हैं। आरबीआई ने अपना इंटरेस्ट रेट को बढ़ा दिया, 5 से बढ़ा के 8% कर दिया। तो हो सकता है कि मैं बिजनेस खोलने का आइडिया ड्रॉप कर दूं, बिकॉज पैसा लेना बहुत महंगा पड़ रहा है मेरे लिए। तो इसीलिए मॉनेटरी पॉलिसी बेसिकली यही उसका ऑब्जेक्टिव होता है कि इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना और ग्रोथ दैट इज जीडीपी को एंश्योर करना। तो इसी काम करने के लिए ये मॉनेटरी पॉलिसी को डिसाइड कौन करता है? सेंट्रल बैंक। लेकिन 2015 में एज पर द एग्रीमेंट बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द आरबीआई ये डिसाइड किया गया कि आरबीआई के अंदर काम करने वाली एक स्पेशलाइज्ड बॉडी दैट इज नोन एज द आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी, इसको ये काम सौंप दिया जाए।
तो आरबीआई इस काम को नहीं करेगी। आरबीआई के अंदर जो एक स्पेशलाइज्ड बॉडी है मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी, दिस विल वर्क, और ये अपना सजेशन देगी आरबीआई को, जो कि बाइंडिंग है आरबीआई की। तो इस आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का काम क्या है, कल हमने डिस्कस किया था लास्ट सेशन में कि आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का यह काम है कि सबसे पहले आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी को यह इंश्योर करना है कि जो इन्फ्लेशन का लेवल है वो 4 ± 2% के टॉलरेंस लेवल के अंदर रहे। मतलब इंडिया में जो सीपीआई कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स वाला इन्फ्लेशन है वो 2 से 6% के बीच में होना चाहिए। यह सबसे इंपॉर्टेंट टारगेट है आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। जब आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी अपने इस ऑब्जेक्टिव को अचीव कर लेती है, उसके बाद आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी कम्स टू इट्स सेकेंडरी टारगेट, विच इज टू एंश्योर कि इंडिया में ग्रोथ अच्छे से हो, दैट इज जीडीपी अच्छे से हो। और ये क्यों है, ये प्राइमरी सेकेंडरी टारगेट का लॉजिक क्या है, इसको भी हम लोग थोड़ा सा समझते हैं। ठीक है, तो हमने कहा कि जो आरबीआई है इसके अंदर एक स्पेशलाइज्ड बॉडी बनाया गया है जिसको हम लोग कहते हैं आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। 2016 में इस बॉडी को बनाया गया था, और इस बॉडी का बेसिकली काम क्या है कि पहले उसको इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है बिटवीन 2 to 6%, एंड साथ ही साथ once this particular target has been achieved, now the monetary policy committee can focus on its secondary target, that is to ensure growth, which is GDP. ठीक है, अब देखो क्या है लॉजिक पे, ये क्यों प्राइमरी सेकेंडरी की हम बात करें। अगर मान लो हमारा इन्फ्लेशन, मैं कुछ केस स्टडी की बात करता हूं, लेट अस टेक द केस 1। इफ माय सीपीआई इन्फ्लेशन, जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कंबाइंड वाला इन्फ्लेशन जो आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी टारगेट करती है, बहुत सारे इन्फ्लेशन होते हैं, सीपीआई रूरल, सीपीआई अर्बन, सीपीआई कंबाइंड, सीपीआई इंडस्ट्रियल वर्कर, सीपीआई एग्रीकल्चर लेबरर, होलसेल प्राइस इंडेक्स। तो उसमें कौन सा इंडेक्स को आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जब ये कह रही 2 से 6% इन्फ्लेशन होना चाहिए, तो ये कौन सा इन्फ्लेशन है, इट इज अ सीपीआई कंबाइंड, और इसी की वैल्यू 2 से 6% के बीच में हो। अब अगर मान लो कि मेरी जो सीपीआई कंबाइंड इन्फ्लेशन है इसकी वैल्यू है, फॉर एग्जांपल लेट अस टेक एज 3%, 3% है, तो क्या आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी अपने पहले टारगेट को अचीव कर पाई? यस, 2 से 6% के बीच में, गुड। तो क्या आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी अब अपने सेकेंडरी टारगेट की तरफ बढ़ सकती है, दैट इज टू एंश्योर ग्रोथ, राइट? तो प्राइमरी टारगेट इज अचीव्ड, नाउ द आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी विल शिफ्ट टू द ग्रोथ वाला फैक्टर। अब ग्रोथ को एंश्योर कैसे किया जाएगा? ग्रोथ को तभी एंश्योर किया जा सकता है जब ज्यादा से ज्यादा बिजनेसमैन इन्वेस्ट करे इकोनॉमी में। और बिजनेसमैन कब इन्वेस्ट करेंगे? बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, गवर्नमेंट के रेगुलेशंस, बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं कि बिजनेसमैन कब इन्वेस्ट करेंगे किसी इकोनॉमी में। बट वन ऑफ द वेरी वेरी क्रूशियल फैक्टर इज दैट द रेट ऑफ बोरोइंग मनी शुड बी लो। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई एम Ambani, I have to build a new factory, I'm going to SBI to take loan, and SBI is offering me loan at 3%. And suppose next year SBI is offering me a loan at 6%. तो हो सकता है मैं बिजनेस आइडिया ड्रॉप कर दूं, बहुत महंगा है यार पैसा, 6% पे पैसा लूंगा तो मैं कमाऊंगा क्या? इसीलिए आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी करती क्या है, इंटरेस्ट रेट को घटा देती है। इंटरेस्ट रेट हम लोग आगे जाके पढ़ेंगे इसको डिटेल में, बट अभी समझो कि आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी क्योंकि उसका इन्फ्लेशन कंट्रोल में है, तो वो पैसा को मार्केट में बढ़ाना चाहती है कि पैसे का सर्कुलेशन बढ़े, इसीलिए वो पैसा लेना सस्ता कर देती है। तो फॉर एग्जाम्पल, अभी इंटरेस्ट रेट था आपका 6%, लेकिन जब आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी देखी कि भैया हमारा सीपीआई तो कंट्रोल में है, तो क्यों ना हम पैसा लेना सस्ता कर दें, तो आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी विल नाउ इन्फ्लुएंस द इंटरेस्ट रेट, कि इंटरेस्ट रेट को हम कम कर दें, सो दैट मोर एंड मोर पीपल कैन बोरो द मनी,
And when more and more people will borrow the money, the investment will increase, the GDP will increase. तो इस केस में आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी क्या करेगी? अपने इंटरेस्ट रेट को घटा देगी. That is the rate at which people can borrow the money. The rate at which people can borrow the money. तो ये है, आपको इस तरीके से आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी करती है. लेकिन अगर मान लो, लेट अस टेक अ सेकंड केस, एंड सेकंड केस में लेट अस टेक कि सीपीआई कंबाइंड की वैल्यू 8% थी, 8%. ठीक है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की वैल्यू 8% हो गई. तो क्या ये टॉलरेंस लिमिट के बाहर? अगर ये टॉलरेंस लिमिट के बाहर चला गया तो आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी तो अपने प्राइमरी ऑब्जेक्टिव में ही फेल हो गई. तो आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ग्रोथ के बारे में तो सोचेगी ही नहीं, बिकॉज सबसे पहला ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए उसका? इन्फ्लेशन को कंट्रोल करो. तो इस केस में क्या करेगी आरबीआई? इन्फ्लेशन क्यों बढ़ रहा है? हो सकता है लोगों के पास ज्यादा पैसा है, तो लोगों के पास पैसा कम करना है, तो वो आपका लोन लेना महंगा कर देगी. तो पहले अगर इंटरेस्ट रेट 3% था, अब वो इंटरेस्ट रेट बढ़ा के 6% कर देगी. अब आप लोन लोगे ही नहीं, तो नया पैसा आएगा नहीं आपके पास. तो इस केस में द आरबीआई विल इंक्रीज द रेट ऑफ बोरोइंग, दैट इज द इंटरेस्ट रेट. लेकिन इससे एक प्रॉब्लम भी हो सकता है. जब आप लोन को लेना महंगा कर दोगे तो बिजनेसमैन इन्वेस्ट नहीं करेंगे. अब बिजनेसमैन जब इन्वेस्ट नहीं करेंगे तो आपका जीडीपी जो है वो घट सकता है. दिस इज वन ऑफ द बिग प्रॉब्लम. ठीक है, तो यही कभी कभार डिलेमा में आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी फंस जाती है. This is the dilemma sometimes RBI Monetary Policy Committee encounters, and the best example when this dilemma happened was during the time of pandemic. पैंडेमिक के समय यही हुआ था, हमारे जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इन्फ्लेशन है वो काफी बढ़ गया था. अब ये जो इन्फ्लेशन बढ़ा था, ये क्यों बढ़ा था? बिकॉज ऑफ सप्लाई चेन इश्यूज, लॉकडाउन्स. तो अब आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी को कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को कम करना है, लेकिन साथ साथ हमारा जीडीपी भी कॉन्ट्रैक्ट कर चुका है, तो जीडीपी को बढ़ाना भी है. और जब जीडीपी को बढ़ाना है तो पैसा ज्यादा डालना पड़ेगा. तो इन्फ्लेशन को कम करने के लिए इंटरेस्ट रेट बढ़ाओ, और उधर आपका जीडीपी कॉन्ट्रैक्ट कर चुका है तो इंटरेस्ट रेट घटाओ. अब आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी करे तो करे क्या? तो ये कभी कभार डिलेमा हो जाता है, जो कि हम लोग आगे एक पैंडेमिक वाले एग्जांपल के थ्रू समझेंगे कि कैसे इसको आरबीआई मॉनेटरी कमेटी ने रिजॉल्व किया. बट अभी आपको इतना बेसिक जानना है, अगेन आई एम ट्राइंग टू समराइज दिस थिंग, कि आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी हैज प्राइमरली 2 टारगेट्स. वन इज द प्राइमरी एंड द सेकेंडरी इज द ग्रोथ. तो पहले उसको इन्फ्लेशन, दैट इज द सीपीआई कंबाइंड, को 2 से 6% पे रखना है. वंस इट इज एबल टू अचीव दिस टारगेट, देन इट कैन मूव टू इट्स सेकंड टारगेट, दैट इज टू एंश्योर द जीडीपी ग्रोथ रेट. राइट? अब मैंने केस स्टडी के थ्रू हम लिया, अगर आपका इन्फ्लेशन मान लो कंट्रोल में है, देन आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी विल शिफ्ट टू इट्स ग्रोथ वाला टारगेट, एंड हेंस टू एंश्योर दैट ग्रोथ हैपेंस, इट विल ट्राई टू रिड्यूस डाउन द इंटरेस्ट रेट, दैट इज इट विल रिड्यूस द रेट ऑफ बोरोइंग, सो दैट मोर एंड मोर पीपल कैन बोरो एंड मोर पीपल कैन इन्वेस्ट इनटू द इकोनॉमी. Coming to the case 2, if the inflation is at 8%, that if it exceeds the tolerance limit, then in case the RBI Monetary Policy Committee has to put its entire energy to control down the inflation, and hence it will try to increase the interest rate, that is the rate of borrowing by the borrowers. But one of the drawback of this particular thing is that it might reduce the GDP, because you're increasing the cost of borrowing, which is a very vital tool or vital element for a businessman to invest in a particular economy. तो ये आपका थोड़ा सा बैकग्राउंड यहां पे हमें बता. इसी को कहते हैं कभी कभार इन्फ्लेशन वर्सेस ग्रोथ डिलेमा. ऑल्दो डिलेमा है नहीं, बिकॉज अगर आपका इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा बढ़ गया, फॉर एग्जांपल श्रीलंका, पाकिस्तान, अफ्रीकन कंट्रीज, अगर आपका इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा बढ़ गया तो ऐसे भी कोई इन्वेस्टमेंट तो करेगा नहीं. आपकी इकोनॉमी में कौन इन्वेस्ट करेगा? इन्फ्लेशन 35% है तो कौन इन्वेस्ट करेगा? आपका दाम सोचो कितना बढ़ गया है.
तो इन्फ्लेशन और ग्रोथ जनरली ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर हैं कि अगर आपका इन्फ्लेशन कंट्रोल्ड होगा तो जीडीपी अच्छा होगा, ठीक है, और अगर इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा हो गया तब जीडीपी घटेगा, और अगर इन्फ्लेशन बहुत कम भी हो गया, मान लो इन्फ्लेशन, अगर मान लो केस 3 लेते हैं हम लोग, केस 3 मान लो इन्फ्लेशन आपका इस केस में इन्फ्लेशन 0.5% हो गया। अब इन्फ्लेशन अगेन आप फेल हो गए हो बिकॉज आपका इन्फ्लेशन 2 से 6% होना चाहिए, अब आपका इन्फ्लेशन घट के 0.5% हो गया, तो ये फेल कैसे हो गया यार? इन्फ्लेशन का मतलब ये पेन का दाम बढ़ना, अब ये पेन का दाम नहीं बढ़ रहा है तो अच्छी बात है ना, क्या प्रॉब्लम है? चलो ज्यादा बढ़ गया, हम तो मान रहे कि 6%, 8% नहीं होना चाहिए, 10% नहीं होना चाहिए, ठीक है, हम मानते हैं, बट अगर इन्फ्लेशन 0.5% है तो प्रॉब्लम क्या है? अच्छी बात है ना, लोग चीजों का दाम नहीं बढ़ रहा है, लेकिन दिस इज अगेन अ प्रॉब्लम। दिस इज अगेन अ प्रॉब्लम। व्हाई इट इज अ प्रॉब्लम? बिकॉज अगर मान लो इन्फ्लेशन 0.5% है, बहुत ही छोटा इन्फ्लेशन है, इसका मतलब अगर मान लो मैं एक बिजनेसमैन हूं, मैंने इन्फ्लेशन देखा, मैंने देखा कि यार इन्फ्लेशन 0.5% है, अगर इन्फ्लेशन 0.5% है मतलब पीपल आर नॉट डिमांडिंग दैट मच, क्योंकि अगर पीपल डिमांड करते हैं और सप्लाई कम रहती तब इन्फ्लेशन रहता, मतलब एक नया सप्लाई जनरेट कर सकते हैं हम टू केटर फॉर दैट डिमांड विच इज कमिंग, है ना? इन्फ्लेशन होता कब है? जब सप्लाई डिमांड मिसमैच है, सप्लाई कम है डिमांड ज्यादा है, इसका मतलब नया प्रोडक्शन यूनिट्स खोल सकते हैं हम टू केटर टू दैट डेफिसिट। लेकिन अगर इन्फ्लेशन कम है मतलब सप्लाई डिमांड मिसमैच है ही नहीं, हम 100 गुड बना रहे हैं और 100 गुड की डिमांड आ रही है, तब हम क्यों नया प्रोडक्शन यूनिट खोले? तो इसीलिए अगर आपका इन्फ्लेशन कम होता है दैट मींस it disincentivizes the businessman to invest into the economy because the businessman thinks that there is no surplus of demand which needs to be catered for. तो इस केस में अगेन आपका जीडीपी घट जाएगा because no new investment will come. तो इस केस में what RBI will do? RBI will again decrease the interest. RBI will decrease the interest rate so that लोगों के पास ज्यादा पैसा आए, लोग ज्यादा डिमांड करें, लोग ज्यादा डिमांड करेंगे तो अगेन फिर सप्लाई डिमांड मिसमैच होगा। So this is the cases of by which you can understand what exactly the Monetary Policy Committee does. Because if you understand this, then only we will understand कि क्यों आपको अभी जब पैंडेमिक हुआ था तो आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी भारी भरकम डिलेमा में फंस गई थी, बिकॉज सीपीआई बढ़ गया था और जीडीपी कम था, तो जीडीपी को कम बढ़ाने के लिए पैसा बांटो और सीपीआई को कम करने के लिए पैसा सक इन करो, तो करे क्या? तो उसमें प्रॉब्लम हुई थी, हम लोग देखेंगे आगे, ठीक है। तो ये आपका थोड़ा सा बैकग्राउंड यहां पे आपको जानना। नाउ विद दिस बैकग्राउंड लेट अस ट्राई टू मूव अहेड, और हम लोग अब अपने अगले स्लाइड में चलते हैं, वेयर विल डिस्कस द रिमेनिंग। तो ये सब हमने कल देख लिया था, ये न्यूज में था, अगेन अभी न्यूज में, व्हाट इज मॉनेटरी पॉलिसी? इट्स अ मॉनेटरी अथॉरिटी कंट्रोल्स द सप्लाई एंड क्रिएशन ऑफ मनी, दिस वी हैव डन। और इन्फ्लेशन क्यों इतना प्रॉब्लम है, क्यों हमें इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है? बिकॉज इट एक्ट्स लाइक अ टैक्स ऑन द पुअर। हमने कल देखा था करेंसी डेप्रिसिएशन एग्जांपल के थ्रू, केस स्टडी के थ्रू, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस अगेन हमने देखा था कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट, हमारा इंपोर्ट महंगा हो जाएगा, क्रेडिट रेटिंग ऑफ द कंट्री विल बी डाउनग्रेड, और जब क्रेडिट रेटिंग किसी कंट्री का डाउनग्रेड होता है तो द कंट्री कैन नॉट बोरो फ्रॉम द एक्सटर्नल लेंडर्स। फॉर एग्जांपल अगर इंडिया को बोरो करना है पैसा जापान से तो वो मुश्किल हो जाता है अगर किसी कंट्री का आप क्रेडिट रेटिंग को डाउनग्रेड करते हो, एंड इन जनरल इट अफेक्ट्स द ओवरऑल मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। फिर हमने देखा था ये इन्फ्लेशन एंड ग्रोथ वाला, जो अभी हमने एग्जांपल केस स्टडी के थ्रू भी देखा, और फिर हमने देखा कि इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के दो तरीके होते हैं, वन इज द फिस्कल पॉलिसी एंड द सेकंड वन इज द मॉनेटरी पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी हम लोग यहां पे डिस्कस नहीं कर रहे हैं, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट फिस्कल पॉलिसी इज अ पॉलिसी व्हिच इज डिसाइडेड बाय द गवर्नमेंट। और ये फिस्कल पॉलिसी होता क्या है? फिस्कल डेफिसिट, कितना फिस्कल डेफिसिट होगा, व्हाट इज फिस्कल डेफिसिट? फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट इज गेटिंग 100 रुपीज और गवर्नमेंट स्पेंड करिए 200 रुपीज, तो 100 रुपए का डेफिसिट है, इसको क्या कहेंगे? फिस्कल डेफिसिट। अगर मान लो आज सरकार 100 रुपए, आज मान लो सरकार 100 रुपए का टैक्स कलेक्ट कर रही थी और 200 रुपए खर्च कर रही थी, तो डेफिसिट कितने का हुआ? 100 रुपए का। अगले साल मान लो सरकार 100 रुपए टैक्स कलेक्ट कर रही है और 300 रुपए खर्च कर रही है, तो डेफिसिट कितना हुआ? 200। ठीक है, तो ये जो 200 का डेफिसिट है ये ज्यादा बड़ा डेफिसिट है।
अब ये अगर सरकार ज्यादा पैसा खर्च कर रही है मतलब इकोनॉमी में ज्यादा पैसा आ रहा है, तो इसका मतलब इन्फ्लेशन बढ़ सकता है। तो इसलिए गवर्नमेंट ट्राइज टू कंट्रोल द फिस्कल डेफिसिट, द गवर्नमेंट ट्राइज टू कंट्रोल द फिस्कल डेफिसिट। ठीक है, दिस इज डिसाइडेड बाय द गवर्नमेंट, दिस इज डिसाइडेड बाय द, बट यहां पे सरकार कोई अपना पैसा नहीं डाल रही है। अगर ये सरकार जो 100 रुपए का डेफिसिट है, ये सरकार कोई पैसा छाप के नहीं डाल रही इकोनॉमी में, बिकॉज छाप के डालने का काम किसका है? केवल आरबीआई का है। ये क्या करेगी? 100 रुपए का उधार लेगी, जनता के पास जाएगी कि यार गवर्नमेंट अपना बॉन्ड इशू करेगी, जीसेक जिसको कहते हैं गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। सिमिलरली स्टेट कैन ऑल्सो इशू स्टेट सिक्योरिटी विच इज नोन एज स्टेट डेवलपमेंट लोन्स। ठीक है, तो ये 100 रुपए का आपको लोन ले लेगी, और ये लोन कौन लेगा सरकार के बिहाफ में? आरबीआई, बिकॉज आरबीआई इज द बैंकर टू द गवर्नमेंट। सो आरबीआई सारा काम करती है सरकार का। तो अगर 100 रुपए चाहिए तो आरबीआई क्या करेगी? सरकार के बिहाफ में जीसेक्स को लॉन्च करेगी और वहां 100 रुपए उठाएगी और गवर्नमेंट को ट्रांसफर करेगी। बट मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर आरबीआई इटसेल्फ हैज ऑल द पावर। तो ये जो पावर है ये गवर्नमेंट के पास है, गवर्नमेंट के कहने पे आरबीआई करती है। बट मॉनेटरी पॉलिसी जो है वो आरबीआई का अपना खुद का पावर है, उसमें उसको गवर्नमेंट से कोई लेना देना नहीं है। द आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी जो है वो अपना इंडिपेंडेंट डिसीजंस लेती है। ठीक है, सो देयर आर टू वेज टू कंट्रोल इन्फ्लेशन, रिड्यूसिंग द फिस्कल डेफिसिट एंड रेजिंग द इंटरेस्ट रेट बाय द मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी। तो ये हम लोग अभी नहीं पढ़ रहे हैं यहां पे, वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट इज द मॉनेटरी पॉलिसी। नाउ हमने देखा तो 2015 में मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क एग्रीमेंट हुआ था। इन्फ्लेशन देखो सीपैक कंबाइंड ये हो गया, और ये हर एक 5 साल पर डिसाइड होता है। हु डिसाइड द सेंट्रल गवर्नमेंट इन कंसल्टेशन विद द आरबीआई, और 2021 से 26 तक इसको बढ़ा दिया गया है। और आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी की अकाउंटेबिलिटी के लिए एक प्रोविजन डाला गया है कि अगर भैया आप इन्फ्लेशन को उस पर्टिकुलर टॉलरेंस लिमिट पे नहीं रख सकते हो फॉर 3 consecutive quarters, then in that case the monetary policy committee has failed to do its work, and in that case the monetary policy committee has to submit a report to the central government, जहां पे वो बताएगी ऐसा क्यों वो नहीं कर पाई और कब तक वो इन्फ्लेशन को उस पर्टिकुलर लिमिट के अंदर ले आएगी। ये आज तक आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी सिंस इट्स इंसेप्शन 2015 से आज तक की कभी नौबत नहीं आया था, लेकिन इस पैंडेमिक में 2022 में हम लोग देखें कि जनवरी से लेकर सितंबर तक लगातार 3 क्वार्टर तक आपका आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी इन्फ्लेशन को 2 से 6% के बीच में नहीं रख पाई थी, जिसके लिए आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी फॉर द फर्स्ट टाइम सिंस 2015 failed to deliver on its objective, and hence it has to submit the report to the government. So ये आपका एमपीसी की अकाउंटेबिलिटी, इसी के लिए हमने कहा था कि ये जो एग्रीमेंट है ये काफी ज्यादा अच्छा एग्रीमेंट है, बिकॉज पहली बार ये पूरा जो प्रोसेस है इन्फ्लेशन और ग्रोथ का, इसको एक रेगुलेटेड वे में किया जा रहा है, इसको एक टारगेटेड वे में किया जा रहा है, सो दैट जिसकी भी गलती है उसकी अकाउंटेबिलिटी को अपहेल्ड किया जा सके। तो दिस इज अबाउट दिस पर्टिकुलर थिंग। और सेकेंडरी टारगेट आपका ग्रोथ जीडीपी हो गया। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी 2016 में बना था। इट वाज क्रिएटेड बाय एन अमेंडमेंट ऑफ द आरबीआई एक्ट। पॉलिसी रेपो रेट 4 टाइम हर साल मिलती है, और रिपोर्ट और मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ट्वाइस अ ईयर देती है। कॉम्पोजिशन में देखा था 6 मेंबर्स होते हैं, 3 आरबीआई की तरफ से, 3 गवर्नमेंट की तरफ से। हर एक के पास 1 वोट होता है, लेकिन टाई के समय गवर्नर के पास कास्टिंग वोट होता है। और ये जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का डिसीजन है वो आपको आरबीआई के ऊपर बाइंडिंग होता है। नाउ कम्स द टेक्निकल पार्ट। अभी तक था आपका था जो थियोरिटिकल पार्ट था कि थ्योरी में व्हाट यू शुड नो। नाउ वी आर एंटरिंग इनटू द टेक्निकल एस्पेक्ट्स ऑफ द मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, जो कि हम लोग यहां बात करेंगे कौन कौन से टूल है। जैसे आप नाम सुनेंगे ओपन मार्केट ऑपरेशन, रेपो रेट, ये सब चीजें हम लोग यहां देखें। ठीक है, बट उसमें जाने के पहले अगेन आपको पहले यह समझना पड़ेगा कि आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के पास जो ऑब्जेक्टिव है कि इन्फ्लेशन को इतना रखना है और उसके बाद ग्रोथ को इंश्योर करना है। इन चीजों को करने के लिए आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी कौन से टारगेट को टारगेट करती है? बिकॉज इन्फ्लेशन तो बात की बात है, इन्फ्लेशन तो बात की बात है, वो तो आपके कंट्रोल में नहीं है। आरबीआई क्या कर सकती है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी? वो पैसे को लेना महंगा बना सकती है या पैसे को लेना सस्ता बना सकती है। तो दैट इज व्हाई द आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी डिसाइड्स द रेपो रेट। रेपो रेट, तो आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी क्या करती है? आपका रेपो रेट डिसाइड करती है। अब ये रेपो रेट क्या है समझो। रेपो रेट क्या है? लेट अस अंडरस्टैंड रेपो रेट। तो रेपो क्या होता है? रीपर्चेज एग्रीमेंट। फॉर एग्जांपल, इफ दिस इज द बैंक एंड दिस इज आरबीआई, ठीक है,
एंड दीज आर द कंज्यूमर, मतलब पीपल, ये हम लोग जनता हैं। अब अगर मान लो इन्फ्लेशन हमारा 4% है, आई एम टेकिंग द एग्जांपल कि इन्फ्लेशन हमारा 4% है, वेरी गुड, इन्फ्लेशन भैया कंट्रोल में है। अब इस केस में व्हाट विल आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी विल थिंक? प्राइमरी टारगेट अचीव्ड, तो लेट्स मूव ऑन टू द सेकेंडरी टारगेट। सेकेंडरी टारगेट क्या है? ग्रोथ। तो ग्रोथ, जीडीपी बढ़ाना है। जीडीपी बढ़ाने के लिए लोगों के पास ज्यादा से ज्यादा पैसा चाहिए। तो उस केस में आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी क्या करना चाहेगी कि बैंक्स जो लोगों को लोन देते हैं, बैंक्स जो लोगों को लोन देते हैं उसके इंटरेस्ट रेट को घटा दो। तो सपोज पहले लोन दे रही थी 6% पे, नाउ बिकॉज माई इन्फ्लेशन इज कंट्रोल, मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी वांट्स द ग्रोथ टू इंक्रीज एंड हेंस द आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी विल विश कि जो बैंक्स है पीपल को जो लोन दे रहे हैं वो 6% से घटा के इसको 4% पे कर दे या 3% पे कर दे। एग्जाम्पल ले रहे हैं ये सब चीजें। तो ये कैसे हो पाएगा बताइए? ये कैसे हो पाएगा? ये तभी हो पाएगा जब बैंक्स को खुद पैसा लेना सस्ता पड़े। यार बैंक्स अगर सस्ता पैसा लेगी तो सस्ता पैसा देगी, है ना? तो बैंक्स पैसा लेती कहां से है? बैंक्स पैसे बहुत सोर्सेस से लेती है, बट एक बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है आरबीआई, बिकॉज आरबीआई इज अ बैंकर टू द बैंक्स। तो बैंक्स जो है वो आरबीआई से पैसे लेती है, और वो कैसे लेती है? अंडर द लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, जो कि आगे पढ़ेंगे हम लोग। तो बैंक्स क्या है, वो हर एक दिन आरबीआई के पास जाके पैसे मांग सकती है। इस फैसिलिटी को हम लोग कहते हैं लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, अंडर विच बैंक्स ऑन अ डेली बेसिस कैन टेक मनी फ्रॉम आरबीआई और कैन डिपॉजिट देयर सरप्लस मनी टू द आरबीआई। ठीक है। नाउ इफ द बैंक्स वांट्स, अगर आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी चाहती है कि बैंक्स अपना इंटरेस्ट रेट को घटाएं, तो क्या आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी बैंक्स के लिए पैसा लेना सस्ता कर देगी? यस। तो ये सस्ता लेगा तभी तो ये सस्ता देगा। तो बैंक्स पैसा लेती कैसे है आरबीआई से? देखो, बैंक्स क्या करती है, आरबीआई से पैसा मांगती है, मनी। फॉर एग्जांपल 100 रुपए का पैसा मांगी, इसके कोलैटरल के अगेंस्ट बैंक्स जो है वो आरबीआई को कुछ G6 या एनी अदर फॉर्म ऑफ सिक्योरिटी विद बॉन्ड्स, 100 रुपए का बॉन्ड्स जमा कर देगी। ठीक है। सपोज आज कितना तारीख है? आज है मान लो आपके पास 23rd। अब 23rd को क्या हुआ, बैंक को पैसा चाहिए था, तो बैंक पहुंच गए आरबीआई के पास कि आरबीआई साहब 100 रुपए दे दे। तो बोला ठीक है ले लो, लेकिन 100 रुपए का तुम्हारे पास जो एग्जिस्टिंग बॉन्ड पेपर है उसको सबमिट कर दो। अब क्या होगा, 24 तारीख को, 24th को ये ट्रांजैक्शन रिवर्स हो जाएगा, बिकॉज बैंक्स को तो आज जरूरत है, कल जरूरत है नहीं। तो इस ट्रांजैक्शन को रिवर्स किया जाएगा, बैंक्स वापस से 100 रुपए आरबीआई को लौटा देगी, और आरबीआई जो G6 बैंक्स के द्वारा लिया गया था वो इसको लौटा देगा, वो इसको लौटा देगा। तो इसीलिए रेपो का मतलब होता है रीपर्चेस, पहले परचेस फिर रीपर्चेस। और इसी पूरे चीजों के लिए आरबीआई से कुछ इंटरेस्ट चार्ज करेगा, यार तुम्हारे लिए इतना कर रहे हैं तो कुछ पैसा तो दोगे। उसी को हम लोग कहते हैं रेपो रेट। कि जो ट्रांजैक्शन हो रहा है, पहला 2 पैसा फिर ले लो पैसा, ये सब जो पूरा आपको मदद किया जा रहा है, आरबीआई जो मदद कर रहा है बैंक को ऑन अ डेली बेसिस, इसके लिए आरबीआई कुछ एक इंटरेस्ट चार्ज करती है बैंक्स के द्वारा, जिसको हम लोग रेपो रेट कहते हैं। तो आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी जो है वो यही चीज डिसाइड करती है एकमात्र, कि इंडिया में रेपो रेट कितना होगा। अगर इन्फ्लेशन आपका 4% था, तो आप चाहते हैं कि बैंक ज्यादा सस्ता पैसा दे, तो अब बैंक्स के लिए सस्ता कर दे पैसा लेना आरबीआई से, तो उस केस में क्या करेगी, रेपो रेट को घटा देगी। अगर मान लो इन्फ्लेशन 8% हो गया, तो आप चाहते हैं लोगों के पास पैसा ज्यादा ना आए, तो बैंक पहले अगर 6% पे इंटरेस्ट दे रही थी, लोन दे रही थी, अब उसको चाहेगी कि वो 12% पे दे, एग्जाम्पल डबल कर दे, 10% पे कर दे। तो उसके लिए बैंक्स को पैसा लेना खुद ही महंगा कर दो। तो उस केस में क्या करेगी आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी, इंक्रीज द रेपो रेट। तो इस तरीके से आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी आपकी काम करती है। ठीक है। तो ये आपको एग्जांपल देना था कि आरबीआई जो है वो रेपो रेट को डिसाइड करती है।
पहला। सेकेंड, आरबीआई क्या करती है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी कि रेपो रेट को ट्रैक करती है विथ रिस्पेक्ट टू वेटेड एवरेज कॉल रेट। वेटेड एवरेज कॉल रेट, अब ये देखो क्या है, ये रेपो रेट क्लियर है। एक नया टर्म हम लोग बात कर रहे हैं यहां पे, दैट इज द वेटेड एवरेज कॉल रेट। अब ये देखो वेटेड एवरेज कॉल रेट क्या है। फॉर एग्जांपल, इफ दिस इज द बैंक एंड दिस इज अनदर न्यू बैंक, दो बैंक है यहां पे। अब ये बैंक कभी कभार आपस में भी पैसे का लेन देन करती है, तो ये बैंक आरबीआई से भी पैसे ले सकती है और आपस में अंदर से भी, आपस में भी एसबीआई मान लो पंजाब नेशनल बैंक से कुछ पैसा ले लेके, यार आज के लिए पैसा दे दो, कल आपको लौटा देंगे हम। तो इसको कहते हैं हम लोग वेटेड एवरेज कॉल रेट। कॉल रेट का मतलब क्या होता है? कॉल रेट इज द इंटरेस्ट रेट एट विच द बैंक्स लेंड ओवरनाइट मनी, एक दिन के लिए, टू ईच अदर। तो रेपो जो हमने बात किया था उसके पहले, वो आपका बैंक और आरबीआई वाला था। यहां पे हम लोग बात कर रहे हैं बेसिकली बैंक टू बैंक। तो कॉल रेट का मतलब क्या होता है कि जिस हिसाब से, फॉर एग्जांपल मान लो दिस बैंक वांट्स टू बोरो मनी फ्रॉम दिस बैंक, तो बोलेगी यार तुम आज के लिए मुझे 100 रुपए दे दो, हम तुमको कल 100 रुपए के साथ 2% का इंटरेस्ट रेट दे देंगे। तो कॉल रेट उसी को कहते हैं हम लोग। तो कॉल रेट इज द इंटरेस्ट रेट एट विच द बैंक्स लेंड द ओवरनाइट मनी टू ईच अदर, ओवरनाइट मनी, राइट। और जब मैं वेटेड एवरेज कॉल रेट की बात करता हूं, तो वेटेड मतलब जितने भी बैंक्स हैं उनका वेटेड एवरेज निकालो। फॉर एग्जांपल, एसबीआई और पीएनबी का एक कॉल रेट होगा, एसबीआई और आईसीआईसीआई का एक कॉल रेट होगा, तो उसका वेटेड एवरेज निकालो। सो दैट इज नोन एज द वैकर, दैट इज वेटेड एवरेज कॉल रेट। नाउ द मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का जो टारगेट है, टू कीप द रेपो रेट क्लोज टू वैकर। तो आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने पहले रेपो रेट डिसाइड कर दिया। फॉर एग्जांपल, आज 21 तारीख को कहा, 22 तारीख को कहा, 23 तारीख को कहा कि आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने कहा है कि हमारा रेपो रेट 5% है। ठीक है, इसको समझो ध्यान से, थोड़ा टेक्निकल है कि सपोज आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने कहा कि रेपो रेट इंडिया में 5% हो। अब हर दिन तो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी मिलती नहीं है, हर 2 महीने पे एक बार मिलती है। तो मान लो अभी डिसाइड किया कि रेपो रेट हमारा 5% होगा। अब आज के बाद कल से क्या वो करेगी? बिकॉज उसको तो हर दिन इंश्योर करना है कि लिक्विडिटी की कोई दिक्कत ना हो, इकोनॉमी में पैसा सफिशिएंट रहे, कमी ना हो ना ज्यादा हो। ये सब चीज आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी को डेली बेसिस करना है। तो एक बार जब मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने अपने रेपो रेट को डिसाइड कर दिया 5%, नाउ द मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी हैज टू मूव ऑन टू द सेकेंड थिंग। हर दिन अब ट्रैक करेगी। अब हर दिन क्या ट्रैक करेगी कि क्या रेपो रेट जो उसने डिसाइड किया था पहले, मान लो ये 23 तारीख को डिसाइड किया है, अब 25 को क्या होगा? 25 को तो कोई मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की बैठक नहीं होने वाली है, क्योंकि हर 2 महीने पे एक बार होता है। तो अब बीच में वो कैसे ट्रैक करेगी पैसे का लिक्विडिटी मार्केट में है कि नहीं है? तो उसके लिए वो क्या इंश्योर करती है कि क्या रेपो रेट वेटेड एवरेज कॉल रेट के इक्वल है, कि क्या रेपो रेट वैकर से ज्यादा है, या क्या रेपो रेट वैकर से कम है। नो, लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। अगर मान लो मैं कहता हूं कि मेरा जो वैकर है, वेटेड एवरेज कॉल रेट, ये रेपो रेट से ज्यादा है, ठीक है। अगर मैं ये कहता हूं कि मेरा वेटेड एवरेज कॉल रेट जो है वो हमारा रेपो रेट से ज्यादा है, तो इस केस में मतलब क्या है? फॉर एग्जांपल, इफ दिस इज द बैंक आरबीआई, अब सोचो कॉल रेट, कॉल रेट मतलब बैंक्स आपस में पैसा दे रहे हैं। फॉर एग्जांपल, ये एसबीआई है और ये आपका आईसीआईसीआई है। अब एसबीआई को आईसीआईसीआई से पैसा लेने में 5% का कॉल रेट लग रहा था, और रेपो रेट जो एसबीआई बैंक से आरबीआई से पैसा ले सकती है उसमें लग रहा था उसको 3%। तो सोचो, मतलब क्या इससे मुझ में लग रहा है, इसमें क्या मुझे समझ में आ रहा है कि अगर मेरा कॉल रेट ज्यादा है, अगर मेरा कॉल रेट ज्यादा है विथ रिस्पेक्ट टू द रेपो रेट, कॉल रेट मेरा ज्यादा है विथ रिस्पेक्ट टू द रेपो रेट, तो क्या मतलब बैंक्स को आपस में पैसे का लेन देन मुश्किल पड़ रहा है? यार कुछ तो प्रॉब्लम है, नहीं तो बैंक तो आरबीआई से ले सकती थी 3% पे पैसा, बैंक्स तो 3% पे आरबीआई से ले सकती थी, तो कॉल रेट 5% पे क्यों है? हम क्यों ही लेंगे आईसीआईसीआई से पैसा जब हमको आरबीआई खुद 3% पे देने को तैयार है? मतलब कुछ लिक्विडिटी का दिक्कत आ रहा है।
बैंक्स के बीच में कुछ पैसे की दिक्कत तो है, तभी इंटरेस्ट रेट जो इनका है आपस में वो ज्यादा है एज कंपेयर टू आरबीआई। तो इस केस में बिकॉज देयर इज अ लिक्विडिटी डेफिसिट बिटवीन द बैंक्स, द आरबीआई विल ट्राई टू पंप मोर मनी इनटू द सिस्टम ऑन अ डेली बेसिस। ये डेली बेसिस की बात कर रहे हैं, तो थोड़ा सा ध्यान से समझो एकदम। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का काम क्या है? रेपो रेट को डिसाइड करना। एक बार डिसाइड की, टाटा बाय बाय, अब छुट्टी पे जाओ, अब 2 महीने बाद आना। लेकिन डेली बेसिस पे कौन ये इंश्योर करेगा कि यार लिक्विडिटी की कमी तो नहीं है या लिक्विडिटी ज्यादा तो नहीं है? तो उसके लिए अगेन द आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी कीप्स अ ट्रैक ऑन दिस पर्टिकुलर थिंग, रेपो रेट इन रिलेशन विद द वैकर, दैट इज द वेटेड एवरेज कॉल रेट। अगर मान लो 25 तारीख को पता चलता है कि मेरा वैकर जो है वो 6% पे है और जो रेपो रेट है वो 5% पे है, उस केस में मतलब बैंक्स के बीच में जो लिक्विडिटी है उसमें कुछ कमी आई है। तो इसके लिए क्या करेगी? रेपो रेट तो चेंज कर नहीं सकती है यार, रेपो रेट तो फिक्स हो गया ना, तो 2 महीने बाद चेंज होगा। तो इस केस पे द आरबीआई विल ट्राई टू पंप मोर लिक्विडिटी इनटू द इकोनॉमी, मोर लिक्विडिटी इन द इकोनॉमी। अब ये लिक्विडिटी कैसे बढ़ाएगी आगे जाके हम लोग देखेंगे। वो पैसे क्या करेगी? वो पैसे आपसे बॉन्ड खरीद के आपको पैसे देते रहेगी। देखते हैं आगे, चलो ठीक है, वो आगे देखते हैं। बट ये आपको समझ में आया, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आप इसको ध्यान से समझो कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी हर 2 महीने पे आके बैठती है, कभी कभार 3 महीने पे आके बैठती है, और बैठ के एक बार मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का जो रेपो रेट है वो डिसाइड करती है। उसने डिसाइड कर लिया 5%, आज 23 तारीख है, अब मिलेंगे हम लोग, आज 23 जून है, अब मिलेंगे हम लोग जून जुलाई अगस्त 23 अगस्त को। लेकिन इस 2 महीने के बीच में हम लोग को इंश्योर करना है कि हर दिन इंडिया में लिक्विडिटी की कोई कमी ना रहे, इसलिए एवरी डे इट हैज टू ट्रैक समथिंग। क्या चीज ट्रैक करेगी? तो वो ट्रैक करती है वेटेड एवरेज कॉल रेट। और वेटेड एवरेज कॉल रेट क्या है? इट इज द बेसिकली द कॉल रेट। कॉल रेट का मतलब इंटरेस्ट रेट एट विच द बैंक्स लेंड और बोरो मनी टू ईच अदर, आपस में। तो अगर माई कॉल रेट इज मोर देन रेपो रेट, दैट मीन्स देयर इज सम लिक्विडिटी कॉन्स्ट्रेंट बिटवीन द बैंक्स, एंड इन दिस केस द आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी विल थिंक कि हां कुछ तो लिक्विडिटी का दिक्कत हो रहा है, तभी बैंक्स एक दूसरे को पैसा ज्यादा में दे रहे हैं। तो उस केस में जो आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है, इट विल ट्राई टू पुट मोर लिक्विडिटी इनटू द इकोनॉमी ऑन दैट पर्टिकुलर डे। अगर मान लो 25 को यह पता चलता है कि रेपो रेट वैकर से ज्यादा है, तो उस केस में हमें वैकर ज्यादा है रेपो रेट से, तो ये वाला केस है, तो ज्यादा पैसे डालना पड़ेगा। लेकिन मान लो 27 को पता चलता है कि जो वैकर है वो छोटा है रेपो रेट से, मतलब वैकर आपको है मान लो एग्जांपल 2%, मतलब बैंक्स आपस में पैसा ले रही है 2% में और आरबीआई दे रहा है 3% में, तो हम क्यों जाएंगे आरबीआई के पास? यार 2% में तो आईसीआईसीआई में पैसा दे रही है। तो बॉस दैट मींस कि बैंक्स के बीच में लिक्विडिटी की कोई दिक्कत नहीं है, इनफैक्ट लिक्विडिटी ज्यादा है। तो अगर लिक्विडिटी ज्यादा है तो हो सकता है इन्फ्लेशन ज्यादा हो। तो इस केस में आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी क्या करेगी? भैया पैसा इकोनॉमी से उठाओ, सक आउट, क्योंकि ज्यादा पैसा है, खतरा हो सकता है इन्फ्लेशन का हो, तो पैसा हटाओ। तो इन जनरल ये याद रखना कि आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी 2 चीज करती है। पहला, हर 2 महीने पे आके बैठी, मॉनेटरी इकोनॉमी का हालात देखी इन्फ्लेशन का लेवल क्या है, देखी ग्रोथ का लेवल क्या है, उसके बेसिस पे मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी अपना रेपो रेट डिसाइड कर दी। काम खत्म, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की बैठक खत्म। नाउ ऑन अ डेली बेसिस द आरबीआई हैज टू एंश्योर कि इंडिया में लिक्विडिटी की कोई दिक्कत ना हो, डेली बेसिस पे, ठीक है, हर दिन। उसके लिए क्या ऑपरेटिंग टारगेट होता है कि जो रेपो रेट आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने डिसाइड किया था, दैट शुड बी इक्वल टू द और क्लोज टू द वेटेड एवरेज कॉल रेट। अगर उन दोनों में कुछ डिफरेंसेस होते हैं, देन इन दैट केस आइदर देयर इज अ सरप्लस ऑफ लिक्विडिटी और देयर इज अ डेफिसिट ऑफ लिक्विडिटी। So in that case, the RBI intervenes on a daily basis, either to suck out the money or to pump into the money into the economy. तो पहला रेपो रेट डिसाइड की, सेकेंड रेपो रेट हैज टू बी इक्वल टू वैकर, दैट इज रन ऑन अ डेली बेसिस। और उसके लिए बहुत सारे टूल्स हैं आरबीआई के पास, ये हम लोग देखेंगे। अब यही है हमारा कि कैसे रेपो रेट को वैकर के क्लोज किया जाए। इसके लिए आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के पास बहुत तरीके के टूल्स हैं।
जो कि हम लोग अब स्टार्ट करेंगे कौन कौन से वो टूल्स हैं जिसके अंदर आरबीआई ट्राइज टू कीप दिस इनटू क्लोज टू द बैकर। ठीक है, ये क्लियर है? आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा हो व्हाट इज आरबीआई, व्हाट इज कॉल रेट, व्हाट इज वेटेड एवरेज कॉल रेट, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी किस तरीके से काम करती है, पहले आके डिसाइड करती है कि रेपो रेट कितना होगा, इसके बाद हर दिन एवरी डे इट ट्रैक्स कि आज क्या लिक्विडिटी की कांस्टेंट तो है नहीं, अब रेपो रेट तो आपका 2 महीने के लिए फिक्स हो गया, अब डेली बेसिस पे ये देखती है कि रेपो रेट जो है वो वैकर के क्लोज हो। अगर वैकर आपका ज्यादा है एज कंपेयर टू रेपो रेट, मतलब बैंक्स आपस में जो पैसा ले रहे हैं उसमें काफी मुश्किलें आ रही हैं, बिकॉज वैकर जो है, अगर मान लो बैंक्स आपस में पैसा ले रहे हैं 6% पे और आरबीआई को पैसा दे रही है 3% पे, दैट मींस इंटर बैंक लिक्विडिटी में कुछ प्रॉब्लम है, और उस केस में आरबीआई जो है वो ज्यादा से ज्यादा पंप करेगी पैसा इकोनॉमी में, सो दैट दिस पर्टिकुलर वैकर गोज डाउन एंड इट बिकम्स इक्वल टू द आरबीआईज मॉनेटरी पॉलिसी कमिटीज रेपो। तो ये है आपका पहला इंपॉर्टेंट टेक्निकल एस्पेक्ट, दैट इज द आरबीआई का मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का आपका ऑपरेटिंग। अब इसी चीज को अचीव करने के लिए आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, सो दिस वी ऑलरेडी डन, रेपो रेट तो क्लियर है, ठीक है, आप स्लाइड में देख लेना, आपको भेज दूंगा। अब ये व्हाट आर द टूल्स विद मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, किस चीज के लिए टूल, किस चीज के लिए टूल? आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का काम क्या है? इन्फ्लेशन पहला, कहां से कहां? 2 से 6%। इसके बाद कौन सा सेकंड टारगेट? सेकंड टारगेट इज ग्रोथ। इसको करने के लिए आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी क्या करती है? हर 2 महीने पे बैठती है चाय लेके और डिसाइड करती है कि पॉलिसी रेट क्या होगा, दैट इज द रेपो रेट क्या होगा, ये हर 2 महीने पे डिसाइड करती है। उसके बाद डेली बेसिस पे क्या करती है? डेली बेसिस पे ये इंश्योर करती है कि जो रेपो रेट है दैट इज इक्वल टू द वेटेड एवरेज कॉल रेट। और इस चीज को इंश्योर करने के लिए, लेडीज एंड जेंटलमैन, दीज आर द डिफरेंट टूल्स विच यू हियर टाइम एंड अगेन इन द न्यूज़पेपर। ये सारे डिफरेंट टूल्स हैं जो कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी यूज करती है इस चीज को इंश्योर। अब देखो कौन कौन से टूल है। लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, ये पढ़ेंगे हम लोग आगे। मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, रिजर्व रिक्वायरमेंट्स, ओपन मार्केट ऑपरेशंस, मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम, स्टेरिलाइजेशन, जो कि इस साल यूपीएससी के प्रीलिम्स में क्वेश्चन भी आया, ठीक है, फॉरेक्स स्वैप्स, एंड देन फाइनली द स्टैंडिंग डिपॉजिट, फॉरेक्स स्वैप्स एंड स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी एसटीएफ। तो इसके अलावा कोई और टूल है ही नहीं, तो इसीलिए मैंने सारे टूल्स को यहां पे डाल दिया है, सो दैट बिकॉज यूपीएससी में प्रीलिम्स में सब क्वेश्चन आ गया, बीपीएससी में भी आ सकता है, फिर ऐसे क्वेश्चंस आए भी हैं पहले, इसलिए इस टॉपिक से कुछ नहीं छोड़ना है, एक एक चीज पढ़ना है, इसलिए आपको हम काफी ऐसे करके आपको पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो ये आपका थोड़ा सा टेक्निकल एस्पेक्ट था। अब हम अगले पर्टिकुलर जो इसमें सेशन है उसमें डिफरेंट डिस्कस करेंगे ये सारे टूल्स के बारे में, ये सारे टूल्स हैं क्या और कैसे कैसे ये टूल्स काम करते हैं। तो आई होप कि आपको काफी ज्यादा इंफॉर्मेटिव लगा हो, बिकॉज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कोई भी डाउट हो, अगेन यू कैन गेट इन टच विथ मी, सो दैट आपको किसी तरीके का प्रॉब्लम ना हो इस पर्टिकुलर चीज में। So I would also like to share my number so that you can directly ping me if you face any kind of problem. So my number would be 9111771477. My name is Sujay, so you can get in touch with me if you have any kind of doubt related to this particular topic, or in general अगर आपको कोई भी doubt हो, you want to have a discussion, then you can get in touch with me. ठीक है, सो हम लोग जस्ट इसके बाद मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में, जहां पे हम लोग टूल्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के बारे में बात करेंगे। तो हैव अ ग्रेट डे, थैंक्स फॉर वॉचिंग इट, लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल, सी यू अगेन, जय हिंद।